एक आदमी अगर क्राइम करे तो वो क्या होता है? क्रिमिनल होता है। लेकिन जब एक पूरा नेटवर्क क्राइम करे तब क्या है? ये सिनेरियो क्या होता है? इसी को डील करने के लिए हमारे बीएनएस के अंतर्गत हमें प्रोविजंस दिए गए जो कि हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट अटैक। ये सारे प्रोविजंस आईपीसी के अंदर डायरेक्टली डील नहीं कर रहे थे। तो एक नॉर्मल पर्सन है वो कुछ क्राइम कर रहा है, एक पूरा गैंग रन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दाऊद इब्राहिम, इसका पूरा गैंग नेटवर्क पूरा रन करता है। तो अब जब एक नेटवर्क चल रहा है और एक इंडिविजुअल पर्सन क्राइम कर रहा है, तो ये दोनों सिस्टम अलग हैं। यहाँ पे आप पूरी तरीके से पैसा कमा रहे हो, एक पूरा नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, पूरा क्राइम का, वायलेंस का, हर तरीके से आप ड्रग्स स्मगल कर रहे हो, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, कई सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी तरीके से अगर कोई एक्ट कर रहे हो, तो वो कैसे गवर्न किया जाएगा, उसको कैसे पनिश किया जाए। तो इसको लेके आईपीसी हमारा कोई डायरेक्टली बात नहीं करता था। तो हमारा बीएनएस के अंतर्गत जब ये नए क्रिमिनल लॉज़ आए, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इस एस्पेक्ट को हमने डायरेक्टली डील बहुत अच्छे से किया और सारा जो प्रोविज़न्स था वो हम लोगों ने यहाँ पे समझाया। तो आज हम लोग अपने बीएनएस के लेक्चर की सीरीज़ में सेक्शन 111, 112, 113 ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, क्राइम, टेररिस्ट अटैक इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं क्या-क्या है। 3 लैंडमार्क प्रोविजंस हैं ये। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ दिया हुआ है? 111 में। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी बाय अ सिंडिकेट जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग एंड मोर। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? ग्रुप बेस्ड पेटी क्राइम जैसे थेफ्ट हो गया, स्नैचिंग हो गया, चीटिंग हो गया, इल्लीगल बेटिंग हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक कराना, ये सब कहाँ आता है? 112 के अंतर्गत। उसके बाद 113 हम देखते हैं टेररिस्ट अटैक, एक्ट्स थ्रेटनिंग यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और कॉजिंग टेरर इन द पीपल। जिनसे टेररिज्म क्या होता है? टेरर ही तो क्रिएट करता है। हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, 9/11 हो गया या प्लेन हाईजैकिंग हो गई, ये सब क्या है इंडिया के अंदर? ये सब टेररिस्ट अटैक को ही शो कराता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या बात हो रही है भाई? कोर डेफिनेशन क्या दी हुई है? कोर डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारा यही सिस्टम है कि किसी भी क्राइम को एक ग्रुप है या 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं सिंगली या जॉइंटली, वो ग्रुप पूरा रन करा रहे हैं और वो क्राइम का पूरा सिंडिकेट आपने बना दिया है। तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे आप लोगों ने वो एक वेब सीरीज़ आई थी, कौन-सी थी? वो मुन्ना भैया वाली, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या था? वो पूरा कालीन भैया वाला सिनेरियो, कट्टों का पूरा व्यापार था, पूरा एक गैंग था। तो पूरा गैंग था ना, तो उस हिसाब से वो पूरा सिंडिकेट प्रोसेस था। जैसे गैंग में क्या किया गया, पूरा सिंडिकेट था। अ, आपके सेलर थे, मैन्युफैक्चरर थे, माल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है? और रिज़ल्ट इन सब से क्या आ रहा था? पैसा। इन सब से आ रहा था पैसा। तो ये सारी चीज़ें हैं और रिज़ल्ट क्या हो रहा था? ऑफेंसेस हो रहे थे। थोड़ा गड़बड़ा गया। ऑफेंसेस हो रहे थे जिससे कि शहर में सारा सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। तो ये सारा सिनेरियो था ना, एक गैंग रन कर रही थी ना, तो ऐसे ही अब वो वाला सिनेरियो दिमाग में रखिएगा। मुन्ना भैया और कालीन भैया का पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में रखते हुए कैसे पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा था। अब देखते हैं कोर डेफिनेशन क्या है। any continuing unlawful activity by any person or group acting in concern singly or jointly। कोई continuing unlawful activity चल रही है, वो किसी इंसान के द्वारा या ग्रुप कोई एक्ट कर रहा है सिंगली और जॉइंटली, either as a member of an organized crime, ये मेंबर कैसे? सिंगली या फिर वो एज अ ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर है, either as a member of a organized crime syndicate or on behalf of such syndicate। एज अ मेंबर वो काम कर रहा है, चाहे को उसको रिप्रेजेंट करते हुए काम कर रहा है। जब ये गुड्डू भैया और उसका भाई गए थे कहाँ पे? जौनपुर। तब वो ये था ना कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब वो कहता है ना कि इंटरनल मैटर था हमारे, हम आपस में निपट लेंगे, तो वो क्या था? वो एक गैंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पे भी वो लोग एम्युनिशंस का व्यापार करने गए थे। अब वहाँ पे क्या हुआ? बाय यूज़ ऑफ वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन,
coercion or any other unlawful means to obtain direct or indirect material financial benefit। तो क्या करने के लिए ये सब हो रहा है? और ये सब हो कैसे रहा है? वायलेंस से, थ्रेट से, इंटिमिडेशन से, कोerशन से या फिर अदर अनलॉफुल मीन्स। इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है, वायलेंस क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, किसी को इंटिमिडेट किया आपने, तो कोerशन का मतलब किसी को बहकाया आपने, कोई आपके दबाव में था अंडर तो उसको आपने बहकाया, एंड या फिर किसी भी और अदर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल बेनिफिट। पैसा, आखिरी में आपने कोई मटेरियल या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ये सारा काम किया। तो एक्टिविटीज़ जो इसके अंदर कवर्ड है वो कौन-कौन सी हैं? टोटल 12 एक्टिविटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ड्रग्स, वेपन्स या फिर आप इलिसिट गुड्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। तो ये सब एक सिस्टमैटिक वे में आप रन करा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनिशन में रखेंगे। एक्टिविटीज़ ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा बिगाड़ दिया जाए। अब डिटेल में देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या हमारा कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 हमारा कहता है अ ग्रुप ऑफ 2 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स पढ़ा था, उसका क्या मतलब है? एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन हू एक्टिंग सिंगली, या तो वो सिंगली एक्ट कर रहा हो या जॉइंटली एक्ट कर रहा हो एज़ अ सिंडिकेट और गैंग, इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो सिंगली या फिर जॉइंटली वर्क कर रहा हो एज़ अ सिंडिकेट और अ गैंग, जो कि इंक्लूड हो किसमें? कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में। अनलॉफुल एक्टिविटी में आप लोग एक्टिव हैं, तो आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट रन कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन 3 हमारा बताता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। सेक्शन 111, 112, 113 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर पेपर में आने की इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि ये पहले नहीं थे और अब डाले गए हैं, तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी एक्टिविटी जो प्रोहिबिट होगी लॉ के द्वारा और वो क्या होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ, ये मार्क कर लीजिए, 3 ईयर्स और मोर, अंडरटेकन एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट एक्सप्लेनेशन 1 में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन वन चार्जशीट, इसको अंडरलाइन कीजिए, हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रिसाइडिंग 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर आपके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल होनी, विद मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, एंड दैट कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और उस कोर्ट ने क्या किया हो? कॉग्निजेंस लिया हो उसके ऊपर, और इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी इंक्लूड हो रहे हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है और किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के द्वारा करी जा रही है। उस पर्सन या उस ग्रुप के द्वारा क्या किया जा चुका है? 10 साल के अंदर एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, तो वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या कहे गए हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, या फिर हवाला का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। दुबई में कोई रहता है, वहाँ से पैसा आपने यहाँ मंगा लिया, वो पैसा पर्ची फाड़ के 10 का नोट वहाँ दिया, 10 का नोट आधा यहाँ दिया, नंबर मिलाया। तो इस टाइप के जितने ट्रांज़ैक्शंस हैं, हवाला वाले। मास मार्केटिंग फ्रॉड, रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स, पोनी स्कीम्स कई सारी आती है ना, जिसमें कि आप ये कहते हैं 21 दिन में पैसा डबल, तो 21 दिन में पैसा डबल कहाँ पे? इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएगा। एनी एक्ट टू डिफ्रॉड एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, इनमें से कोई भी आप अगर ऑफेंस कर रहे हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? इकोनॉमिक ऑफेंसेस के। एक्सप्लेनेशन 3 के अंतर्गत दिया है। इससे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की समस्या भी थी ना, ये एक्चुअली इंडिया में हर जगह डील नहीं होती थी। महाराष्ट्र के पास अपना एक एक्ट था, स्टेट वाइज़ इसको डील करना पड़ता था। तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट हमारे पास एक एक्ट था, क्योंकि ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखिए आप जितने भी रहा है,
महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र के पास अपना एक स्टेट का एक्ट था जो कि डील करता था, लेकिन अब अगर ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, टेररिस्ट अटैक इन सब से आपको डील करना है तो पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही धागे में बंध गया है, जिसको बीएनएस ने सेक्शन 111, 112, 113 में दिया हुआ है। अब पनिशमेंट्स क्या होंगे ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डेथ होती है तो फिर सीधे डेथ और एलआई प्लस फाइन मिनिमम कितना हो सकता है 10 लाख तक का। सेक्शन 111 सबसेक्शन 2 का क्लॉज भी देखिए क्या कहता है, मतलब डेथ अगर रिजल्ट नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम का तो मिनिमम 5 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट प्लस फाइन। और यहाँ पे जो फाइन है उसका अमाउंट कम हो गया, 10 लाख की जगह पे 5 लाख। तो मतलब अगर डेथ हो गई है तो फिर डेथ एलआई और फाइन मिनिमम 10। और अगर डेथ नहीं होती है अदर सिनेरियोस में तो मिनिमम 5 साल 5 ईयर तक का पनिशमेंट, फिर एलआई, उसके अलावा फाइन होगा आपका मिनिमम 5 लाख तक का। इसके अलावा ये सबसे सीधी सी बात है, ये आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पनिशमेंट वाला डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी भी पेपर में कोई ये नहीं कहेगा कि ये आपको इम्पोर्टेंट लग रहा था, नहीं लग रहा था, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 111 के 3 में बताया गया है, अगर आपने अबेटमेंट किया है, अटेम्प्ट किया है, कॉन्स्पिरेसी की है या फिर कुछ फैसिलिटेट किया है तो पनिशमेंट कितना होगा 5 ईयर्स प्लस एलआई, 5 ईयर्स से एलआई तक फाइन 5 लाख के अराउंड आपको फाइन दिया जाएगा। अच्छा, 111 का 4 क्या बताता है? 111 का 4 बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप किसी बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, अगर आप किसी क्राइम सिंडिकेट के मेंबर हैं तो भी कितना 5 ईयर एलआई फाइन मिनिमम 5 लाख तक का या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपने हार्बर किया है, किसी को कंसील किया है, ऑफेंडर को कोई ऑफेंस करके आया उसको आपने अपने पास छुपा लिया तो फिर क्या होगा, आपको 3 साल तक की सज़ा से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन सेम 5 लाख तक का आपको फाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा 111 के सबसेक्शन 6 में पजेसिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर कोई आप एक ऐसी प्रॉपर्टी पजेस करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डेवलप हुई है तो फिर सेम सिनेरियो 3 साल तक की सज़ा, एलआई, फाइन प्लस मिनिमम 2 लाख तक का फाइन। पोजेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट, अगर आपके पास सिंडिकेट की तरफ से आप सिंडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आपके पास अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी पाई गई है तो भी 3 साल तक की सज़ा से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन और मिनिमम 1 लाख तक का पनिशमेंट हो सकता है। तो 111, 3, 4, 5, 6 और 7 आपको पनिशमेंट सारे याद होने चाहिए। देखो, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, फैसिलिटेशन और बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, इन सब का जो पनिशमेंट है, आपने कुछ फैसिलिटेट किया, कॉन्स्पिरेसी की, अटेम्प्ट किया, अबेटमेंट किया तो 5 साल तक की सज़ा, एलआई तक, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर रहे हैं, सिंडिकेट के सदस्य, तो सेम पनिशमेंट है। उसके बाद हार्बर किया है तो पनिशमेंट सेम है, वो पनिशमेंट 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, 5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट डालिएगा। अब हम लोग देखते हैं पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को के बारे में क्या बात करता है। डेफिनेशन इसका है 112 एक में, whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any of the acts listed below is said to commit petty organized crime। क्या क्या जो नीचे ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट है, स्नैचिंग है, टिकट, एग्जाम फ्रॉड, इलीगल बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपने ट्रक थेफ्ट किया है, मतलब किसी को अरे वो देख कबूतर और इधर पॉकेट उसकी मार ली। आप चलते हुए जा रहे थे, आपने किसी के, आप व्हीकल से जा रहे थे, आपने किसी के पर्स निकाल लिया, चेन खींच लिया, ड्वेलिंग, बिजनेस, कार्गो, आपने ट्रेन लूट ली, पिक पॉकेटिंग कर दिया, चलते हुए किसी की पर्स काट दी, कार्ड स्किमिंग, शॉप लिफ्टिंग, एटीएम थेफ्ट, आपने ये सारा काम कर दिया तो ये सब भी क्या होगा, आपके थेफ्ट के अंदर आएगा। ये देखिए, थेफ्ट के कुछ कुछ नए नए पार्ट हमको देखने को मिल रहे हैं जो इससे पहले हम लोगों ने देखे सुने नहीं थे। भाई, ट्रक थेफ्ट नॉर्मल थेफ्ट होता है जो हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत कायदे से बता दिया गया है।
अब जैसे एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहाँ गया, कार्ड स्किमिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ जो होते हैं वायरल होते हैं इंटरनेट पे, रील्स आती हैं कि एटीएम मशीन में आपने कार्ड लगाया और फिर दिखाते हैं कि उसमें एक अलग सी मशीन लगी होती है जिसमें आपने जैसे अपना कार्ड डाला तो सारी डिटेल उस खाँचे में चली जाती है उसमें, तो ये सब कार्ड स्किमिंग होता है। तो ये सारे जितने भी थेफ्ट के ही प्रकार हैं, आपने इनमें से कुछ भी किया है तो पेटी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में ही आप पाएँगे। अ, शॉपलिफ्टिंग मतलब कि मॉल-वॉल से आप गए, वहाँ से कुछ छुपा के आप ले आए, तो ये शॉपलिफ्टिंग की कैटेगरी में आएगा। कुछ लोग करते हैं ना, ऐसे एक कपड़ा ले गए ट्रायल रूम में, अंदर एक कपड़ा पहन लिया, ऊपर से 2 जो पहन के आए थे वो पहन लिए, वो अंदर वाला अंदर छुप गया। तो अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े गए तो क्या होगा? शॉपलिफ्टिंग। स्नैचिंग एंड चीटिंग, स्नैचिंग ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग बाय डिसेप्शन एज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप और गैंग एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, पेटी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में ग्रुप या फिर गैंग की एक्टिविटी है, उस इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। वरना थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो स्नैचिंग 304 में कवर हो जाएगा, यहाँ पे उसको कवर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आपने क्या किया है, अनऑथराइज़्ड सेलिंग ऑफ टिकट किया है, वो पिक्चरों में देखा होगा आपने ना, 1 का 5, 10 का 5 ऐसा करते हैं लोग, तो वो टिकट ब्लैक करना, वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लागू होगा। उसके अलावा आजकल जो एकदम कॉमन हो रखा है यूपी पुलिस के पेपर के साथ तो हर बार ही हुआ जा रहा है, हर पेपर के साथ हो रहा है। आरओ-एआरओ का पेपर हुआ था अभी यूपी आयोग ने कराया था। क्या हुआ था? सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर। आपने क्वेश्चन पेपर ही पेपर होने से पहले लीक करा दिया, तो भी वो पेटी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की कैटेगरी में आएगा। इल्लीगल बेटिंग, गैम्बलिंग, अनऑथराइज़्ड बेटिंग और गैम्बलिंग कंडक्ट कराया अगर, तो वो भी ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप एक्टिविटी। ये वाला आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा आईपीएल का सीज़न जब आता है, तब सब लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जितने भी आपको मोहल्ले में सट्टा लगाने वाले मिलेंगे। कोई अपना घर बेचे दे रहा है, कोई कुछ करे दे रहा है, वो सब क्या होता है इल्लीगल बेटिंग। वो किस क्राइटेरिया में आएगा? यहाँ पे आएगा। सेक्शन 112 का सबसेक्शन 2 बताता है पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट मिनिमम कितना है? 1 साल, मैक्सिमम कितना है? 7 साल और फाइन। फाइन भी है यहाँ पे, कितना फाइन पड़ेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके अलावा आगे देखते हैं कि डिफरेंस एक्चुअली क्या है, पहले तो एक बात ये समझ लेते हैं। तो 111 में हमारा जो देखा जाए और 112 में देखा जाए, जैसे जो हमारा 111 है वो क्या है, वो बड़े-बड़े जितने क्राइम्स होते हैं उनको कवर करता है। 112 जो है वो छोटे, जैसे 111 में है ना कि एक से ज़्यादा चार्जशीट आपकी फाइल हो गई हो, मतलब 2 या 2 के ऊपर चार्जशीट हो, 10 साल के अंतर्गत आपने बड़े-बड़े कांड किए हों। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पिकपॉकेटिंग देख रहे हैं। अगर आपने एक बार भी किसी का सा चोरी किया है, किसी को बोला वो एक कबूतर और पर्स मार के लेके चले गए, तो आपकी गैंग रन कर रही है, तो आपके खिलाफ चार्जशीट्स का वेट नहीं किया जाएगा, आपको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की क्राइटेरिया में डाल दिया जाएगा तुरंत। पनिशमेंट का काफ़ी डिफ़रेंस आता है, वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि अगर डेथ हो गई तो फिर डेथ और एलआई का पनिशमेंट है। यहाँ पे मिनिमम 1 साल से लेके 7 साल तक का पनिशमेंट है। तो ये कुछ छोटे-छोटे से डिफ़रेंस है और इनको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है, डिफ़रेंस काफ़ी क्लियर है हमारे। अब टेररिस्ट एक्ट, इससे पहले कोई टेररिस्ट एक्ट के लिए हमारे आईपीसी में क्लियर बात नहीं होती थी। अगर किसी को टेररिज़्म में किसी को अरेस्ट भी करना होता था, तो हम लोग किस में अरेस्ट करवाते थे? यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, या फिर हमारे पास टाडा या पूटा का केस आता था। टाडा वही जिसमें संजय दत्त के अगेंस्ट में केस चल रहा था। ये सब स्पेशल सेपरेट लॉज़ थे। डायरेक्ट आईपीसी कवर नहीं कर रहा था, लेकिन इस सेक्शन को इन्वोक करने के बाद ये सारी चीज़ें अब डायरेक्ट हमारे बीएनएस के अंदर आ गई हैं। तो ऑफ़ेंस जो भी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को अफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसकी 2 कैटेगरी हैं, इंटेंट चेक किया जाएगा कैटेगरी ए में, थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ देखें, स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। मतलब कि आप इंडिया के अंदर डर का माहौल लाना चाहते हैं, लोगों को डराना, धमकाना, इस टाइप का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप कैटेगरी बी में आ रहे हैं। अगर आप थ्रेटन कर रहे हैं या फिर लाइकली यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या फिर
इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है इंडिया की, आप उसको थ्रेटन करना चाह रहे हैं, तो आप कैटेगरी ए में आ जाएँगे। आगे देखते हैं, क्लॉज़ ए से लेके सी तक। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। हाँ, नोट्स किसी को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, आपको टेलीग्राम पे फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएँगे। अगर चाहिए हो तो बोलिएगा, नहीं चाहिए हैं तो यहीं से आप अपना पीपीटी से नोट बनाइए, आराम से बेयर एक्ट लेके पढ़ा कीजिए, बेयर एक्ट हाथ में आपके हमेशा होनी चाहिए। एक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द टेररिस्ट एक्ट, क्लॉज ए से लेके सी तक। ए, यूज ऑफ वेपन सब्सटेंसेस, आप क्या वेपन का यूज कर रहे हो, सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हो, हजार्डस सब्सटेंस का आपने यूज किया है, तो देखो हजार्डस सब्सटेंस है भाई, बम है, डायनामाइट है, एक्सप्लोसिव है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म, लीथल वेपन्स, पॉइजनस नॉशियस गैसेस। कुछ लोग गैस लीक करके भी ये सारा काम करना चाहते हैं, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रोवोक करते हैं। उसके अलावा तो ये सारे सब्सटेंस भी जो हार्मफुल होता है, गैसेस हैं, बायोलॉजिकल कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर सब्सटेंसेस, जिससे कि क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑफ डिफेंस प्रॉपर्टीज। तो ये सारा लॉस अगर हो रहा है, कोई भी हजार्डस नेचर का सब्सटेंस है, जिससे जैसे बायोलॉजिकल हम लोगों ने देखा ना, बायो टेररिज्म, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसमें कवर किया है। क्रिमिनल फोर्स बी, किलिंग पब्लिक फंक्शनरीज। अब क्या बोलते हैं कि जैसे अभी एक मूवी आई है, आप लोगों ने देखोगी, धुरंधर 2। तो धुरंधर के अंदर दिखाया गया था ना कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नकली पैसा जो है वो भेजा गया था, जिसकी वजह से नोटबंदी कराई गई। वो मूवी में जो दिखाया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को डैमेज कर रहे हो ना, क्योंकि केवल नकली पैसा छापना, उससे आउटकम क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। तो ये सब क्या है, टेररिज्म का पार्ट है। तो वो कहाँ कवर होगा, अब वो सब कवर होगा सेक्शन 113 के अंतर्गत, क्लॉज ए में ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। क्रिमिनल फोर्स किलिंग पब्लिक फंक्शनरीज, overwhelmed by criminal force show thereof or causing attempting to cause death of any public functionaries। अब क्या करते हैं आप ये करते हैं कि क्रिमिनल फोर्स या उसका दिखावा करते हैं, और दिखावा करने से ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं, वो जो सरकारी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको मारना या उन पे मारने की कोशिश करना। जैसे आप किसी ऑफ़िस में जाइए, वहाँ पे कोई पुलिस वाला है, आर्मी ऑफ़िसर है, किसी को आप ऐसा शो करा रहे हैं, तो वो आप किसके अंदर आ जाएँगे, टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आप आ जाएँगे। किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज़ के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ करी है, तो आप यहाँ पे आ जाएँगे। चाहे आप अटेम्प्ट टू कॉज़ डेथ हो किसी पब्लिक फंक्शनरी की, या फिर आप किसी की डेथ कॉज़ कर दें क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके। किडनैपिंग एंड अबडक्शन, डिटेनिंग, किडनैपिंग और अबडक्टिंग एनी पर्सन विथ थ्रेट्स। किसके साथ आप किडनैप कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो या अबडक्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, क्या इंटेंशन है आपकी, विथ थ्रेट्स टू किल और इंजर, टू कंपेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपेल करने के लिए, किसी स्टेट को या फिर फॉरेन गवर्नमेंट को, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। ये सब करके आप क्या कर रहे हो, जैसे प्लेन हाईजैकिंग है, आपने किडनैप कर लिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद करके आप कह रहे हो कि इतने लोगों को छोड़ दो, हमारे जो लोग जेल में हैं, या इतना पैसा हमको दे दो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टेररिस्ट गतिविधि हैं और ये यहाँ पे कवर होंगी। प्लेन हाईजैकिंग वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा, जो कांधार वाला इंडिया के साथ हुआ था इंसिडेंट, वो यहाँ पे अब कवर होगा। पहले डायरेक्टली इसके लिए कोई सेक्शन मेंशन नहीं था। पनिशमेंट क्या होगा टेररिस्ट एक्ट का, 113 2 ए, अगर डेथ होती है तो डेथ, एलआई और फाइन। 113 2 बी बताता है कोई और केस हुआ है तो मिनिमम 5 ईयर से लेके एलआई और फाइन। ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, एडवोकेसी, अबेटमेंट, फैसिलिटेशन,
ये होगा हमारा 5 इयर्स तक का या फिर लाइफ और फाइन। ऑर्गेनाइज़ किया है आपने कोई भी ट्रेनिंग कैंप्स टेररिस्ट एक्ट के लिए, भर्ती कर रहे हो आप टेररिज़्म के लिए अपने यहाँ पे लोग, तो भी आपको जैसे बोला जाता है ना पाकिस्तान में कई सारे कैंप्स चलते हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ से भी लोगों को लेके जा रहे हैं, लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है। तो आप अगर उस एक्ट में ले जाने के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उसमें आपको सज़ा हो सकती है 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिज़नमेंट और फाइन। फाइन डिफाइंड नहीं है, कितना भी फाइन यहाँ पे हो सकता है। 113 5 में बीइंग अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर हो, तो आपको अप टू लाइफ प्लस फाइन हो सकता है। वॉलंटरली आपने हार्बर किसी को शरण दी है, कंसील किया है किसी टेररिस्ट को, याद रखिए 111 में भी ये फैक्ट था, स्पाउस नहीं होना चाहिए। आपने अपने पति या पत्नी को ही शरण दी है, तो आप हार्बरिंग का काम नहीं कर रहे हो, वो इससे एक्सेप्शन होता है, वो इससे बाहर होता है। कितनी सज़ा है? 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स से लाइफ इम्प्रिज़नमेंट तक और पैसा। 113 7 नोइंगली पॉसेसिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम टेररिस्ट एक्ट, आपने जान के कि ये टेररिस्ट एक्ट से है, फिर भी आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पॉसेस करी, तो अप टू लाइफ प्लस फाइन आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्विक कंपैरिज़न कर लेते हैं। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम मिनिमम पनिशमेंट 5 इयर्स, मैक्सिमम लाइफ और डेथ, फाइन 5 से 10 लाख मिनिमम। ट्रिगर क्या होना चाहिए? सिंडिकेट होना चाहिए और कंटिन्यूइंग एक्टिविटी होनी चाहिए। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मिनिमम पनिशमेंट 1 साल, मैक्सिमम 7 साल, फाइन जो भी इम्पोज़ करे। ट्रिगर क्या है? ग्रुप है, गैंग है जो क्या कर रहा है? पेटी क्राइम्स कर रहा है। मिनिमम पनिशमेंट 113 में 5 ईयर, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ डेथ, फाइन एज़ इम्पोज़्ड। ट्रिगर टेरर इंटेंट होना चाहिए, जो भी स्पेसिफाइड एक्ट्स हैं उनमें से कोई भी होना चाहिए। डेथ पेनल्टी अप्लाइज़ ओनली वेयर द ऑफेंस रिजल्ट्स इंटू डेथ ऑफ एनी पर्सन। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं पीछे कल्पेबल होमिसाइड और ये सब, उसमें हम लोगों ने केस लॉज भी देखा था, तो डेथ पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट होना चाहिए, ये कौन से केस में कहा गया था? कुछ तो अपनी तरफ से आप काम कीजिए, आप पिछला आपने पढ़ा है तो बताइए कमेंट में ड्रॉप करके उस केस का नाम। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ये एंटायरली न्यू है, कोई इसका लेना-देना पीछे से नहीं है। सेक्शन 111 रिक्वायर करता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी टू चार्जशीट, ये सारी चीज़ें एक बार रीड करके देखिए। सब बेसिक्स है जो हम लोग पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। स्पाउस को एग्ज़ेम्पशन मिला हुआ है 111 5 में और 113 6 में हार्बरिंग के। मतलब अगर हार्बर कर रहा है वाइफ़ या हस्बैंड ही है तो उसको आप इसके अंदर लायबल इन दोनों सेक्शंस में नहीं करेंगे। 111 और 113 डेथ तभी है जब आपके रिज़ल्ट से डेथ कॉज़ हुई हो, ठीक है?